কমিউনিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড। আর আপনারা দেখছেন এক্সপ্রেস নিউজ, খবর নেয় খবর দেয়। Health Express brought to you by Poroshmoni Healthcare Private Limited, Robotic Asansol। কথায় বলে স্বাস্থ্যই সম্পদ। স্বাস্থ্য ঠিক থাকলে মানুষও ঠিক থাকবে, আর মানুষ ঠিক থাকলে সমাজ ভালো থাকবে। আমরা প্রতি সপ্তাহে আমাদের হেলথ এক্সপ্রেস অনুষ্ঠান নিয়ে আপনাদের কাছে হাজির হয়ে যাই, আলোচনা করি বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে, যা মানবদেহের অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করে মাঝে মাঝে। এই সপ্তাহেও আমরা আলোচনা করব এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে। যত বয়স বাড়ে ততই পুরুষদের শরীরে বিভিন্ন রকম সমস্যা দানা বাঁধতে থাকে। অনেক সময় আমরা এই ধরনের সমস্যাগুলো নিয়ে খোলামেলা আলোচনাও করতে পারি না। তেমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা এবং জটিল সমস্যা হলো প্রোস্টেট গ্রন্থি বৃদ্ধি বা বিপিএইচ। কি এই বিপিএইচ, কেনই বা হয়, এর থেকে প্রতিকারের উপায় কি, এই সব কিছু নিয়ে আমরা আলোচনা করব আজকের এই অনুষ্ঠানে। এবং এই আলোচনার জন্য আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন আসানসোল হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালের বিশেষজ্ঞ ইউরোলজি ডক্টর অভিষেক ঝা। অভিষেক বাবু, আপনাকে স্বাগত আমাদের এই অনুষ্ঠানে। आज আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব, सबको আমি হিন্দিতেই করছি যেহেতু আপনি হিন্দিতে বুঝতে পারবেন। बीपीएच, ये बीपीएच क्या होता है और ये बीपीएच का लक्षण क्या क्या होता है? एज बढ़ने से ये बीपीएच नॉर्मल हर एक इंसान में होगा, ऐसा कुछ बात है, या फिर बीपीएच किसी खास कारण से होता है? उम्र बढ़ने से पुरुषों में बीपीएच प्रोस्टेट ग्लैंड की ग्रंथि जो है वो बड़ी होती है, जिसके चलते पेशाब का जो नली यूरेथ्रा है वो दबता है, जिसके चलते पेशाब में रुकावट होती है। उसके चलते पुरुषों में बार बार पेशाब जाना, रात में 2 से 3 बार या उससे भी ज्यादा पेशाब के लिए उठना, पेशाब में जोर लगाना, पेशाब की धार भी उससे कमजोर होती है, ये सब समस्याएं होती है। लेकिन 50 साल के बाद अमूमन पुरुषों में होती है। जरूरी नहीं है कि सब में होगी, लेकिन 50% लोगों में होती है ये प्रॉब्लम। तो ये बीपीएच होता क्यों है? बीपीएच का मतलब है बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, जो एक प्रोस्टेट ग्लैंड की ग्रंथि है वो बड़ी हो जाती है पुरुषों में जनरली 50 इयर्स के बाद। ग्लैंड बड़ी हो जाती है, जिसके चलते पेशाब में वो रुकावट होती है, क्योंकि वो पेशाब की जो नली है उसको कंप्रेस करती है। ये इसका आम तौर पे जो इंसान जो बीपीएच के शिकार हुए हैं, जिसको बीपीएच है, तो वो कैसे समझेगा कि उसको बीपीएच हुआ है और अब जाके उसको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए? यदि उनको पेशाब में कोई भी समस्या, जैसे वो बार बार पेशाब लगना, रात में बार बार पेशाब के लिए उठना, पेशाब में जोर लगना, या बार बार उनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना, ये सब यदि पेशाब की जो समस्या है, यदि पेशाब आने पर तुरंत बाथरूम जाना, पेशाब रोक नहीं पाना, ये सब समस्या है, मतलब कि उनको किसी भी यूरोलॉजिस्ट से उनको दिखाना चाहिए, ताकि वो जो भी है उनका प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। ठीक, हम इधर जो बात कर रहे हैं हम लोग मेरे दर्शक के साथ, उसको सब बहुत सारे लोगों में एक ये एक गलत इन्फॉर्मेशन रहता है कि बीपीएच जानलेवा होता है। ऐसा कि सचमुच, या फिर इसको अगर ट्रीटमेंट ठीक तरह से किया जाए तो एकदम पूरी तरह से नॉर्मल हो सकता है? बीपीएच का फुल फॉर्म ही है बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। ये जानलेवा नहीं है, लेकिन यदि सही समय पे इसका सारा जांचें हो, उसका इलाज हो, तो ये इस समस्या सुधार हो सकती है इसमें। और मतलब इसका एकदम प्राथमिक स्टेज पे उसका ट्रीटमेंट क्या है? प्राथमिक स्टेज पे यदि मरीज की यदि आती है तो पहले हम रिपोर्ट्स कराते हैं। यदि रिपोर्ट से मालूम चलता है कि ये उनको बीपीएच है, तो उसमें क्या है कि अपने को पहले दवाइयों से उसका इलाज कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें दवाइयाँ हम अल्फ़ा ब्लॉकर्स देते हैं स्टार्टिंग स्टेज में। यदि दवाइयों से ठीक हो जाती है तो, और यदि दवाइयों से नहीं ठीक होती है तो फिर इसमें ऑपरेशन भी करना पड़ता है।
कौन सी एज के लोगों को ये बीपीएच होने का संभावना ज़्यादा होता है, या फिर कौन सी एज के बाद आपको बीपीएच को लेके थोड़ा सचेतन होना पड़ रहा है? मोस्टली 50 इयर्स के बाद। मोस्टली 50 इयर्स के बाद। Mostly 50 years। और उसके पहले इसका होने का कोई चांसेस नहीं है? उससे पहले भी चांसेस है, लेकिन मैक्सिमम लोगों में 50 इयर्स के बाद ही ये प्रॉब्लम होता है बीपीएच का। अच्छा, आमतौर पे देखा जाता है कि जो इंडियन जो पुरुष होता है, जो मेल होता है, उनको बीपीएच होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब ऐसा कुछ बात है कि इसमें? ऐसा नहीं है, मतलब कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंडियन लोगों को, ओवरऑल सभी पॉपुलेशन में है ऐसा। और इंडियन में भी 50 एज के साथ वो बढ़ता है। 50 इयर्स, यदि 60 इयर्स, मोर देन 70 इयर्स, तो 70 इयर्स के लोगों में ज़्यादा होगा। लेकिन ओवरऑल इंसिडेंस 50% ही है BPH। पर ये जो आप कुछ देर पहले बोल रहे थे कि बार बार रात को उठ के पेशाब जाने से बीपीएच होता है, ये लक्षण एक ये सारे मतलब कि उसको बोलते हैं लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स। ये सारे सिम्टम्स सजेस्टिव है कि इनको प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, तो उनको इसकी जांच करानी चाहिए। दो और मान लीजिए कि कोई इंसान जो अगर बीपीएच से आक्रांत हुए हैं, वो जो डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करे गए, या फिर डॉक्टर को कौन सी टेस्ट सबसे पहले ये ध्यान देना पड़ता है? हाँ, पहली बार तो उनका जो रूटीन कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन है, जिसमें हम सीबीसी हो गया, यूरिया क्रिएटिनिन हो गया, उसमें टोटल पीएस है, ये सारे ब्लड टेस्ट है। फिर उसमें एक सोनोग्राफी करने से अपने को मालूम चलता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज क्या है, ठीक है। और एक यूरोफ्लोमेट्री टेस्ट है, जिसमें पेशाब का फ्लो कैसा है। यदि फ्लो पुअर है तो वो अपने को यूरोफ्लोमेट्री में पता चलता है। ये सारे कुछ टेस्ट हैं जो हम पेशेंट में करते हैं, बीपीएच वाले पेशेंट में। बीपीएच का अगर एकदम प्राइमरी स्टेज पे अगर उसको हम लोग ठीक नहीं कर पाते हैं, अगर उसको ठीक तरह से उसको ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो वो फिर आगे जाके कोई बड़ा डिजीज में परिवर्तन हो सकता है, इसका कोई इफेक्टेड हो सकता है बॉडी? हाँ, यदि हम बीपीएच को टाइमली नहीं करते हैं तो उससे क्या होती है कि ब्लैडर में यूरिन वो पूरा खाली नहीं होता है, तो वो जमा होता है ब्लैडर में, जिसके चलते धीरे धीरे वो यूटीआई होने का चांसेस रहता है उनको। रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब में जलन होना, फिर बुखार आना, फिर उसके चलते और लेटर स्टेजेस में यदि हम उसका नहीं रोकते हैं तो फिर किडनी डैमेज होने का भी खतरा रहता है, क्योंकि वो धीरे धीरे यूरिन जमा होता है ब्लैडर में, उसके चलते किडनी में भी प्रेशर बढ़ता है, और लेटर स्टेजेस में उनको क्रिएटिनिन बढ़ना, किडनी डैमेज होने का भी रिस्क रहता है इसमें। पर आप जैसे बोल रहे हैं कि पेशाब बार बार होना एक उसमें एक अलग लक्षण है, पर सिर्फ यही एक लक्षण है कि कुछ और लक्षण भी होता है? पेशाब बार बार जाना है, पेशाब में जोर लगाना, ये तो हुआ, ये तो जैसे हम लोग दर्शकों ने सुना। इसके अलावा और कुछ? यदि लॉन्ग स्टैंडिंग हो, बहुत दिनों से है, तो उन पेशेंट में कभी कभी ब्लैडर में, पेशाब की थैली में पथरी हो जाती है, और या किडनी डैमेज होने का ये सारा भी बीपीएच में लॉन्ग स्टैंडिंग स्टेजेस में होता है। हम लोगों का जो खाना पीना है, आमतौर पे जो हम लोग खाना पीना जो करते हैं, उसका कुछ इफेक्ट होता है ये सब में? ऐसे तो ओवरऑल हमें एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए, जिसमें ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ज़्यादा मतलब कि प्रोसेस्ड फूड वगैरह ये सब नहीं लेना चाहिए, और शुगर भी डाइट में कम रहना चाहिए। सब मोस्टली बैलेंस डाइट विथ ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, वो मतलब कि इट इज़ बेनिफिशियल। पर हम लोगों को खाने में, जैसे आपने बताया कि ये चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और कौन सा चीज़ एकदम नहीं लेना चाहिए, जिनको ये सब मतलब आफ्टर 50 जैसे आप बोल रहे हो कि ज़्यादा इफेक्टेड होने का संभावना रहता है, तो उस वक्त कौन सा चीज़ हम लोग जैसे वर्जन कर सकते हैं? कॉफ़ी हो गया, टी हो गया, दीज आर मतलब कि ये सबसे ब्लैडर इरिटेंट्स है, तो इसमें पेशाब में बार बार उनको पेशाब आएगा, अर्जेंसी होगा, ये सब थोड़ा कम करना चाहिए, कैफीन का अमाउंट, और बाकी प्रोसेस्ड फूड वगैरह नहीं लेना चाहिए, फैट ये सब नहीं लेना चाहिए। ये तो गया खाने पीने के बाद, पर हम लोगों का डेली लाइफ में ऐसा कुछ रूटीन होता है कि जिसके कारण बीपीएच बढ़ने का संभावना ज़्यादा हो जाता है डेली लाइफ में, या फिर लाइफस्टाइल में कुछ ऐसा कुछ है? मोस्टली सेडेंट्री लाइफस्टाइल, यदि हम बहुत ज़्यादा मतलब कि फिजिकल थोड़ा एक्टिविटी होनी चाहिए, जिसके चलते क्या होता है कि पेशेंट में ओबेसिटी होता है, और ओबेसिटी भी एक कारण है मतलब कि बीपीएच होने का, इसीलिए थोड़ा एक्टिव लाइफस्टाइल इज़ इम्पोर्टेंट। परिवार का कुछ मतलब हिस्ट्री जिनके है उनको होने का चांसेस है, ऐसा कुछ है? हाँ, जेनेटिक भी है इसमें,
इफ़ द फैमिली हिस्ट्री में इफ़ हिज फादर, यदि उनके पिताजी को है तो उसमें होने की भी संभावना है। जिसको मान लीजिए कि शुगर है, बीपी हाई है, ऐसा कुछ मतलब जिन लोगों के ऊपर ज़्यादा इफेक्टेड है, उनको क्या इफेक्टेड होने का चांसेस ज़्यादा होता है? हाँ, बीपी ज़्यादा होना, ब्लड में फैट का ज़्यादा होना, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना, ये सारा कुछ मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आता है और वो भी एक रिस्क फैक्टर है मतलब कि बीपीएच का। डॉक्टर लोग ये बीपीएच को इंडिकेट कैसे करते हैं? इसका टेस्ट क्या कुछ मतलब प्रॉब्लमेटिक टेस्ट है, कुछ प्रॉब्लम होता है या फिर मतलब कष्ट होता है? आप टेस्ट अगर कराने जाते हो तो फिर आपको कुछ कष्ट उठाना पड़ता है, इसका होता कैसा है? नहीं, इसमें कोई कष्ट नहीं है, बहुत सिंपल टेस्ट है। ब्लड टेस्ट है, सोनोग्राफी है, सब ये सारे मतलब सिंपल एंड नॉन इन्वेजिव टेस्ट है। इसमें ऐसा कोई बहुत कष्ट या कोई पेनफुल टेस्ट नहीं है, बहुत सिंपल टेस्ट है। आप कहीं भी यूरोलॉजी में ओपीडी में जाके आराम से ये सारे टेस्ट करा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर एक्चुअली डॉक्टर, हम लोग का जो दर्शक है एक्चुअली डॉक्टर अभिषेक झा बहुत ही अल्प शब्द में अपना ये सारा चीज़ बयां कर रही है। मैं चाहता हूं कि लोग विस्तार से सुनना चाहते हैं कि मान लीजिए कि घर का कोई बुजुर्ग इंसान जो अभी बीपीएच में आक्रांत है, जो बीपीएच के इफेक्टेड है, अगर उनको इस सब चीज़ में ध्यान देना पड़ेगा, ये किस तरह से हुआ है, हमको नेक्स्ट में क्या क्या करना पड़ेगा और इमीडिएट तौर में क्या क्या करना पड़ेगा, ये सारा चीज़ आप थोड़ा विस्तार में बोलिए, क्योंकि आप दर्शक को हम अगर सिर्फ ये रैपिड फायर नहीं हो रहा है सर, तो हम चाहते कि आप थोड़ा विस्तार में बताइए ये सब। इसमें कि जनरली क्या है, लोग इनको इग्नोर करते हैं, सारे सिम्टम्स होते हैं तो वो सोचते हैं कि ये उम्र के साथ ये नॉर्मल है ये, और इसको इग्नोर करते हैं, फिर वो डॉक्टर को, यूरोलॉजिस्ट को नहीं दिखाते हैं, जिसके चलते ये सारे प्रॉब्लम और वो बढ़ जाती है और धीरे धीरे। तो उसमें क्या है कि यदि आपको ये समस्याएं है, बार बार पेशाब आ रहा है, पेशाब में ज़ोर करना पड़ रहा है, रात में बार बार उठना पड़ रहा है, जिसके चलते आप अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं, आपका रात का नींद भी हैम्पर हो रहा है, जिसके चलते सुबह भी थकान रहती है, तो ये सारे चीज़ों को लोग जनरली इग्नोर करते हैं, सोचते हैं ये नॉर्मल है, एक उम्र होने के बाद ये सब कुछ होना एक नॉर्मल है। लेकिन यदि ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, आपको पेशाब में दिक्कत है, तो एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उसमें जाके सारे टेस्ट करा के एक बार अपने को वो बीमारी क्या है वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, लोगों को डर लगता है रहता है हमेशा ये डॉक्टर कि बीपीएच होने से हमको सर्जरी करवाना ही पड़ता है, ऐसा कुछ ज़रूरी है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। हम स्टार्टिंग में यदि प्रोस्टेट के साइज़ पे डिपेंड करता है और सिम्टम्स पे डिपेंड करता है। यदि स्टार्टिंग फेज़ में हम दवाइयों से भी उसको रोक सकते हैं, दवाई स्टार्ट करने से उनका सिम्टम यदि इम्प्रूव हो रहा है तो हम दवाई कंटिन्यू कर सकते हैं उनमें, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सर्जरी कराना है। कौन सी तरह का दवाइयों से ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है? इसमें जनरली हम अल्फ़ा ब्लॉकर स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग में, जैसे टाइमसुलोसिन हो गया, और यदि ग्लैंड थोड़ा बड़ा है, 40 ग्राम से ऊपर है, तो उसमें अल्फ़ा ब्लॉकर के साथ ड्यूटास्ट्राइड भी ऐड करते हैं। और इसमें क्या है कि ये दवाइयों से ऐसा नहीं है कि वो ग्लैंड पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा बीपीएच, आपको सिम्टम में रिलीफ होगा, आपका जो बार बार पेशाब जाना हो, रात में उठना हो, ये सब आपका सुधार होगा, सिम्टम्स में रिलीफ होगा। इसका ये नहीं है कि पूरा बीपीएच उससे ख़त्म हो जाएगा, आपको सिम्टम्स में इम्प्रूव होगा, जो पेशेंट के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि उनको सिम्टम से रिलीफ होगा तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी। আমরা জানি যে দর্শকদেরকে জানাই একটু যে বর্তমানে আমরা সবাই জানি যে চিকিৎসা বিজ্ঞান কিন্তু অনেক আধুনিক হয়েছে এবং সেই আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে এমন অনেক কিছু এসেছে যা থেকে আমাদের কম কষ্ট বা কম যন্ত্রণাদায়কভাবেও কিন্তু সার্জারি করা সম্ভব হয়ে ওঠে। তো আমি ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞেস করবো যে आधुनिक चिकित्साते जो नए दौर का जो चिकित्सा है उसमें प्रोस्टेट को सर्जरी के लिए कुछ ऐसा मटेरियल्स या फिर नया कुछ ऐसा ऑप्टिकल आइटम कुछ आया है जिसमें सर्जरी करने में लोगों को कम परेशानी उठाना पड़े? अभी तो प्रोस्टेट का तो दूरबीन से ऑपरेशन होता है, जिसमें ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, जिसको TURP बोलते हैं, जो पेशाब का जो रास्ता है वो नॉर्मल रास्ता से दूरबीन से जाके प्रोस्टेट का जो ग्लैंड है वो हम लोग रिसेक्ट आउट करके जो ऑब्स्ट्रक्शन है पेशाब के फ्लो में, वो चैनल को हम खोल देते हैं। तो ये ऑपरेशन में कहीं भी कट नहीं है, बॉडी में कुछ भी नहीं, टोटली मतलब कि एंडो यूरोलॉजिकल प्रोसीजर है जो जिसमें इसमें हम लोग कर सकते हैं। अभी तो इसमें लेज़र भी आ गया है, जैसे हॉलैप हो गया, थूफ्लैप हो गया, हॉल्मियम लेज़र से, उसमें भी प्रोस्टेट का ये ऑपरेशन हो सकता है। कितने दिन के अंदर लोग जो प्रोस्टेट की ऑपरेशन करवाते हैं वो कितने दिन के अंदर एकदम स्वाभाविक जीवन में आ सकते हैं?
हाँ, 2-4 हफ्ते में नॉर्मल एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन फॉर मतलब कि स्ट्रेनुअस एक्टिविटी उनको कोई भारी काम करने के लिए एटलीस्ट 3 मंथ्स के बाद। ये मान लीजिए कि कुछ कुछ लोगों में ये धारणा रहता है कि प्रोस्टेट होने हुआ है मतलब ये कैंसर का एक रह ही जाता है, कैंसर का एक चांसेस रह ही जाता है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज़ में वृद्धि होने का मतलब है कि वो कैंसर है। उसके लिए हम टेस्ट कराते हैं जिसमें पीएसए का टेस्ट है। पीएसए टेस्ट यदि बहुत ज़्यादा हो, यदि 10 से ज़्यादा हो, दैट जस्ट इंडिकेट कि मे बी कैंसर हो सकता है, लेकिन ये कन्फर्मेटरी नहीं है। उसके लिए हम लोग फिर से एमआरआई का टेस्ट कराते हैं। एमआरआई में यदि कुछ लीजन आते हैं प्रोस्टेट में तो उसका फिर बायोप्सी लेते हैं, और यदि बायोप्सी एक कन्फर्मेटरी टेस्ट है जो इसको प्रूव करेगी कि वो कैंसर है या बेनाइन है। इसीलिए बस ऐसा नहीं है कि पीएसए का टेस्ट कराए और पीएसए बहुत ज़्यादा है तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है कि वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो कैंसर ही हो। उसके लिए आगे टेस्ट एमआरआई की टेस्ट है और बायोप्सी टेस्ट है, दैट विल बी कन्फर्मेटरी। बीपीएच के दौरान लोगों में जो पेशेंट होते हैं इनको उनका जो नॉर्मल लाइफ है या फिर सेक्स लाइफ जो है उसमें कुछ प्रभाव पड़ता है या फिर मतलब प्रजनन में कुछ प्रभाव पड़ता है? उसमें क्या है कि जितने भी पेशेंट्स होते हैं वो ओल्डर एज ग्रुप के रहते हैं। उनको पहले से ओल्डर एज में पहले से एसोसिएटेड उसमें जो सेक्स की समस्याएं रहती है, लेकिन बीपीएच से डायरेक्टली कोई ऐसा रिलेशन नहीं है कि सेक्स में और इसमें कोई। लेकिन ओल्डर एज ग्रुप में हाइपरटेंशन रहता है, डायबिटीज़ रहती है, वैस्कुलर डिजीज़ेज रहते हैं, जिसके चलते उनको एसोसिएटेड जो भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो या इजैकुलेटरी डिसफंक्शन हो और सेक्स की समस्या रहती है, लेकिन बीपीएच का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है उसमें। कभी कभार लोगों को दिखा जाता है कि कम पानी पीना आजकल के तौर पे एक नया प्रॉब्लम हो गया। बहुत सारे लोग जितना पानी हो सके उतना नहीं पीता है, तो ये कम पानी पीने की वजह से भी क्या बीपीएच बढ़ता है? नहीं, कम पानी पीने से नहीं होता है। आपको जैसे यदि आपको बीपीएच की है, आप रात में बार बार उठते पेशाब करने, तो आप अवॉइड कर सकते हैं कि शाम के वक्त या सोने से 2-3 घंटे पहले आप थोड़ा लिमिटेड अमाउंट में पानी पिए, ज़्यादा पानी नहीं पिए। बाकी लेकिन ओवरऑल पानी आपको ज़्यादा पीना है, 2 से 3 लीटर दिन में। इसके बीपीएच के चलते ऐसा नहीं है कि आपको पानी कम पीना है, लेकिन सोने से 2-3 घंटे पहले आप कम पी सकते हो, जिसके चलते आपको वो रात में बार बार पेशाब के लिए नहीं उठना पड़े। बीपीएच में हर्बल ट्रीटमेंट क्या क्या कुछ सॉल्यूशन हो सकता है? मैं बीइंग एलोपैथिक डॉक्टर मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है हर्बल की, शायद। पर मतलब कुछ कुछ लोग होता है कि जिसको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। कभी कभार कुछ लोग ज़्यादा डॉक्टर के पास जा नहीं सकते, एकदम जो बिलो पॉवर्टी लाइन में जो लोग रहते हैं उन लोगों के लिए खास तौर पे क्या आपका मतलब सजेशन रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, कॉस्टली नहीं है। जैसे दवाइयाँ जो भी है इसकी दैट हार्डली कॉस्ट मिलेगी। एक जितना आप एक कप चाय का जितना कॉस्ट है उतना ही है उसमें, ऐसी बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। और यदि हम जितने अर्ली स्टेज में उसको डायग्नोस करें और जितने जल्दी दवाई चालू करें तो वो जल्दी ठीक होने का रहता है। यदि आप बाद इसको टालते हो और बीमारियां बढ़ती है तो उसमें ज़्यादा समस्या होने का रिस्क है। বেশ, আমরা আলোচনা করছি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে হেলথ এক্সপ্রেসে। আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছি তা হচ্ছে প্রোস্টেটের সমস্যা অর্থাৎ বিপিএইচ, যে গ্রন্থিটি বেড়ে যাওয়ার কারণের জন্য একটু যারা এজেড পুরুষ তাদের কিন্তু অনেক কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে। কিন্তু আমাদের ডাক্তারবাবু ডক্টর অভিষেক ঝা যেমনটা বললেন যে সঠিক সময় যদি চিকিৎসা করানো যায় তাহলে কিন্তু এই সমস্যা থেকে একেবারেই নিরাময় সম্ভব এবং কোনো রকমভাবেই কিন্তু এই সমস্যাটার যে চিকিৎসা তা কিন্তু একেবারেই খুব যে কস্টলি, খুব যে ব্যয়বহুল এরকমটা নয়, একদমই আপনার সাধ্যের মধ্যেই এই সমস্যা। তাই যদি কারোর এরকম কোনো সমস্যা থেকে থাকে যে বারংবার রাত্রেবেলা উঠে প্রস্রাব যেতে হচ্ছে বা আপনি আপনার ইউরিন চেপে রাখতে পারছেন না, আপনি কোনোভাবেই এটাকে কন্ট্রোল করতে পারছেন না এবং দীর্ঘ সময় ধরে এটা চলে আসছে, তাহলে কিন্তু একদম দেরি করবেন না, কারণ এটা বিপিএইচ এর পূর্ব লক্ষণ। যদি এটা প্রাথমিক অবস্থায় থাকে তাহলে কিন্তু ছোটোখাটো যে সমস্ত সার্জারি রয়েছে আজকের দিনে উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা, সেই চিকিৎসা ব্যবস্থায় কিন্তু ছোটোখাটো সার্জারি দিয়ে সেটা কিন্তু নিরাময় করা সম্ভব হয়। কিন্তু যদি এটা বেড়ে যায় তাহলে কিন্তু চিন্তা আছে। আমরা डॉक्टरबाबू जानते चाहबो, डॉक्टरबाबू हम लोग का जो लाइफस्टाइल है, हम लोग लाइफस्टाइल में लेके बात कर रहे थे कुछ देर पहले ही, पर कुछ चीज़ है जिन लोगों को हमको सुधार करना चाहिए। मतलब आफ्टर 50 एज के बाद कुछ लाइफस्टाइल में
हमको सुधार करना चाहिए। कुछ कुछ लोग होते हैं जो आफ्टर 50 या फिर आफ्टर 60 के बाद भी अपने लाइफस्टाइल में कुछ सुधार नहीं करते, उनको ज़्यादा तरीके से देखा जाता है कि BPH हो रहा है, प्रोस्टेट में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उन लोगों के लिए क्या सजेशन रहेगा? इसमें क्या है कि आपका 50 इयर्स के बाद भी फिजिकल एक्टिविटी रहनी चाहिए। आप जितना फिजिकली एक्टिव रहते हो, आपका वजन कंट्रोल में रहता है, बीपी, डायबिटीज़ ये सब कंट्रोल में रहता है, जिसके चलते आपको ये समस्या से आप बच सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि, लेकिन क्योंकि मोटापा एक कारण है, एक रिस्क फैक्टर रहता है इसमें BPH होने में। और जितना आप एक्टिव रहो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, तो उससे थोड़ा ये सब चीज़ों से आप बच सकते हो, ये पेशाब की ये जो प्रॉब्लम है। ये जो ब्लडर जो होता है, ये ब्लडर बढ़ने से ही तो ये मेनली प्रॉब्लम ज़्यादा दिखाई देता है, तो ग्रंथि जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसको मतलब ठीक रखने का कुछ, इसको ठीक रखने के लिए हम लोग कुछ ज़्यादा तो चीज़ में ध्यान देना पड़ेगा, ऐसा कुछ है जो इस ब्लडर को हम लोग कैसे ठीक रख सकते हैं? ब्लैडर को वही है कि आप यदि पेशाब का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, बार बार प्रोस्टेट का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस सब के चलते भी आपको पेशाब की समस्याएं रहती है। और पेशाब रोकना नहीं है मेन, क्योंकि आप यदि आपको पेशाब आई है तो आपको पेशाब रोकना नहीं है, क्योंकि पेशाब यदि ब्लैडर में ज़्यादा देर रहती है उसके चलते इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है। पेशाब को जब भी आपको पेशाब लगे, आप पेशाब रोको नहीं, उसको पेशाब करने के लिए उससे इन्फेक्शन कंट्रोल में रहता है। ये कुछ अलग कुछ कसरत है क्या? मतलब ये प्रोस्टेट को, BPH को कंट्रोल करने के लिए हमको कुछ अलग व्यायाम करना पड़ता है, कुछ कसरत करना पड़ता है, ऐसा कुछ अलग कुछ है इसमें? फिजिकल एक्टिविटी है, मॉडरेट एक्सरसाइज। मॉडर्न एक्सरसाइज क्या क्या है वो थोड़ा दर्शकों को बताइए। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज होता है, जैसे कीगल्स एक्सरसाइज है। इस सब से क्या है कि थोड़ा इसमें कंट्रोल रह सकता है। जो पेशाब का जो प्रॉब्लम है, बार बार पेशाब जाना, अर्जेंसी होना, ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं, जैसे कीगल्स एक्सरसाइज हो गया, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज है, इसमें वो इससे कंट्रोल में रहता है। कभी कभार देखा जाता है डॉक्टर कि कुछ कुछ समय में जो डिजीज़ होता है वो बोल के नहीं आता, आप समझ भी नहीं सकते हो कि ये आपको हो चुका है कभी कभार। तो उसके लिए मतलब कुछ ऐसा प्राइमरी कुछ ट्रीटमेंट है जो हर एक इंसान को कराना ही चाहिए? नहीं, इसमें तो डिजीज़ आपको यदि सिम्टम्स है तो वो इंडिकेट करते हैं कि आपको ये बीमारी है BPH की। जैसे BPH की बीमारी तो आपको सिम्टम से ही पता चलती है पहली बार, कि आपको बार बार पेशाब आना, या पेशाब को नहीं, यदि पेशाब आए तो आप पेशाब नहीं रोक पाते हो। इससे ये आपने को पता चलता है कि मुझे शायद प्रोस्टेट की समस्या है। तो आप जितने जल्दी उसके लिए जांच कराओ, टेस्ट और सोनोग्राफी और बाकी टेस्टों से अपने को मालूम चलता है कि क्या है प्रॉब्लम। मतलब जिनको है उनको ये सब प्रॉब्लम होगा ही होगा, ये नॉर्मल है? मतलब कि ये एक है कि यदि उनको पेशाब में प्रॉब्लम है तो उनको चांसेस ज़्यादा है, और उनका उम्र यदि 50 ईयर्स से ज़्यादा है तो चांसेस है कि उनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो। अगर नहीं भी है तो भी हम लोग को कुछ टेस्ट कराना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? यदि पेशाब में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आफ्टर 50 ईयर्स PSA टेस्ट हर साल कराना चाहिए, ईयरली। क्योंकि क्योंकि उससे क्या है कि यदि कभी भी प्रोस्टेट कैंसर हो, इसको तो हम अर्ली स्टेज पे उसको डायग्नोज कर सकते हैं, इसीलिए ईयरली आफ्टर 50 ইয়ার্স हमें PSA টেস্ট করানো चाहिए রেগুলারলি। বেশ, আমরা আলোচনা করছি কি কারণের জন্য হয় এই BPH এর থেকে মুক্তির উপায় কি কি রয়েছে। এবার আমরা আলোচনা করব সচেতনতামূলক বেশ কিছু বিষয় নিয়ে, যা আমরা আলোচনা করার জন্য ফিরে আসছি একটা ছোট্ট বিরতির পর। সঙ্গে থাকুন, আপনারা দেখছেন হেলথ এক্সপ্রেস। হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোল আপনাদের জন্য এই অঞ্চলে প্রথমবার নিয়ে এসেছে অত্যাধুনিক পেট সিটি স্ক্যান মেশিন। এই মেশিনের সাহায্যে ক্যান্সার, হৃদরোগ, মস্তিষ্কের রোগ, স্নায়ুজনিত রোগ ছাড়াও আরও অনেক রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে শনাক্তকরণ করা সম্ভব। তাই এবার আর পেট সিটি স্ক্যানের জন্য দূরে কোথাও নয়, চলে আসুন হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোলে। ঠিকানা সৃষ্টিনগর, কুন্নাপুর, আসানসোল, ওয়েস্ট বেঙ্গল 713305। হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোল আপনাদের জন্য এই অঞ্চলে প্রথমবার নিয়ে এসেছে অত্যাধুনিক পেট সিটি স্ক্যান মেশিন। এই মেশিনের সাহায্যে ক্যান্সার, হৃদরোগ,
মস্তিষ্কের রোগ, স্নায়ুজনিত রোগ ছাড়াও আরও অনেক রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে শনাক্তকরণ করা সম্ভব। তাই এবার আর পেট সিটি স্ক্যানের জন্য দূরে কোথাও নয়, চলে আসুন হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোলে। ঠিকানা সৃষ্টিনগর, কুন্নাপুর, আসানসোল, ওয়েস্ট বেঙ্গল 713305। হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোল আপনাদের জন্য এই অঞ্চলে প্রথমবার নিয়ে এসেছে অত্যাধুনিক পেট সিটি স্ক্যান মেশিন। এই মেশিনের সাহায্যে ক্যান্সার, হৃদরোগ, মস্তিষ্কের রোগ, স্নায়ুজনিত রোগ ছাড়াও আরও অনেক রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে শনাক্তকরণ করা সম্ভব। তাই এবার আর পেট সিটি স্ক্যানের জন্য দূরে কোথাও নয়, চলে আসুন হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোলে। ঠিকানা সৃষ্টিনগর, কুন্নাপুর, আসানসোল, ওয়েস্ট বেঙ্গল 713305। ফিরে এলাম বিরতির পর, দেখছেন হেলথ এক্সপ্রেস। সঙ্গে রয়েছেন ইউরোলজি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডক্টর অভিষেক ঝা। অভিষেকবাবু, আমরা আলোচনা করেছিলাম বিরতিতে যাওয়ার আগে যে কী কারণের জন্য এই রোগগুলি হয়, এই রোগটার থেকে মুক্তির উপায় কি। এখন আমরা অনেক সময় দেখেছি যে রোগীরা অনেক সময় এই পিএসএ যে টেস্টটি হয় এই রোগটির জন্য, পিএসএ এই ট্রিটমেন্টটা করাতে বা এই চেক আপটা করাতে অনেক সময় ভয় পান, তাদের জন্য কি বলবেন? जो पीएसए कुछ लोग हैं जो पीएसए करवाने में डरते हैं, उन लोगों के लिए क्या वार्ता रहेगा? नहीं, पीएसए तो एक सिंपल ब्लड टेस्ट है जिसमें टोटल पीएसए को हम ब्लड टेस्ट से टोटल पीएसए जांचते हैं। और ये टेस्ट अपने को उसमें पैरामीटर्स रहते हैं। यदि पीएसए बहुत ज़्यादा है तब तो हम आगे कुछ और टेस्ट करते हैं, और यदि पीएसए 4 से कम हो तो फिर उसमें कोई ऐसे घबराने की और डरने की बात नहीं है। ये नॉर्मल टेस्ट जैसा ही है। और उसमें 50 साल के बाद पुरुषों में ये टेस्ट हर साल करानी चाहिए, क्योंकि उससे क्या है कि यदि कोई भी अर्ली स्टेज का कैंसर है तो हम पीएसए टेस्ट से उसको पकड़ सकते हैं। क्योंकि यदि पीएसए ज़्यादा आएगा तो फिर आगे कुछ टेस्ट है जिससे हम उसको प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोस कर सकते हैं, जैसे एमआरआई की टेस्ट हो गई या बायोप्सी हो गया। इसीलिए पीएसए टेस्ट कराना ज़रूरी है सभी पुरुषों में 50 साल के बाद हर साल करानी चाहिए। आप लोग किस तरह से इसको, मतलब इसका फ़र्क किस तरह से आपको पता चलता है, मतलब आप लोग किस तरह से इसको डायग्नोस्ट करते हैं कि इसको नॉर्मल बीपीएच है और इसको प्रोस्टेट कैंसर है? ये टेस्ट, इसके लिए हम टोटल पीएसए टेस्ट कराते हैं। टोटल पीएसए यदि अबव 4 हो या 4 to 10 हो, तो 10 से ज़्यादा हो तो जनरली उसमें इट इज़ इंडिकेटिव, लेकिन 100% कन्फर्मेटरी नहीं है। उसके लिए हम आगे एमपीएमआरआई प्रोस्टेट कराते हैं। एमपीएमआरआई प्रोस्टेट में हमें कोई भी यदि कैंसर का लीज़न होगा प्रोस्टेट में तो उस टेस्ट में अपने को मालूम चलेगा। यदि कोई लीज़न है उसमें भी ग्रेडिंग आती है। एमपीआरआई में पायराइड्स ग्रेडिंग बोलते हैं उसको, पायराइड्स 1 to 5। यदि पायराइड्स 3 to 5 है तब हम उसमें फिर बायोप्सी करते हैं 3 to 5 पायराइड्स में, जिसमें वो लैट्रिन के रास्ते वो बायोप्सी लेते हैं, जिसमें सुई से प्रोस्टेट जो ग्रंथि है उसमें सुई से उसकी बायोप्सी लेते हैं। और उसमें मालूम चलता है कि वो बेनाइन है या कैंसर है, वो बायोप्सी में कंफर्म होता है। कभी कभी पुरुषों में 10 पीएसए है, हमने एमपीएमआरआई कराया, उसमें भी पायराइड्स 4 आया, 5 आया, लेकिन बायोप्सी में कभी कभार वो बेनाइन रहता है। इसीलिए ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है कि पीएसए मेरा ज़्यादा है तो 100% मुझे कैंसर ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि यदि कैंसर आता है तो हम उसको अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर लेते हैं, तो उसका इलाज होने से अपने की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है। और आम इंसान कैसे समझेगा कि उसका जो अभी प्रोस्टेट किस स्टेज पे है, ये कैंसर में चला गया या फिर नॉर्मल स्टेज में है? उसको कुछ जो लोग, बहुत सारे लोगों में सचेतनता, मतलब जन जागरण जिसको कहते हैं, वो बहुत कम है अभी भी कुछ जगह में, तो उन लोगों की किस तरह से पता चलेगा ऐसा कुछ? वो पीएसए टेस्ट जो सबसे सिंपल टेस्ट है वो पीएसए टेस्ट है, जिससे आदमी को पता चलेगा कि उसको कैंसर है या वो बेनाइन है। क्योंकि पीएसए में ही हम फिर मालूम चलता है कि यदि पीएसए बहुत ज़्यादा है
तो फिर हम आगे कुछ टेस्ट कराते हैं उसको कंफर्म करने के लिए कि वो 100% कैंसर है कि नहीं है। सबसे सिंपल टेस्ट जो हम कहीं भी कर सकते हैं वो PSA का टेस्ट और है, वो total मतलब PSA। एकदम ज़्यादा कॉस्टली नहीं है? नहीं, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। अभी तो हर जगह ये टेस्ट उपलब्ध है सरकारी अस्पताल में। लेज़र सर्जरी प्रोस्टेट कैंसर में किस तरह से योगदान रहा है लेज़र सर्जरी का? लेज़र सर्जरी जैसे जब प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ी होती है, यदि 80 ग्राम से ज़्यादा हो, 100 ग्राम्स की हो, तो उसमें लेज़र सर्जरी यूज़फुल रहती है, क्योंकि पहले लोग बड़े प्रोस्टेट के लिए चीरा लगा के ओपन करके प्रोस्टेट करते थे, ओपन प्रोस्टेटेक्टमी। लेकिन अभी लेज़र से हम वो पूरा ग्लैंड 100 ग्राम का भी यदि ग्लैंड हो तो हम उसको लेज़र सर्जरी से कर सकते हैं, जिसमें ब्लीडिंग भी कम रहता है और पोस्ट ऑपरेटिवली भी उसमें आउटकम अच्छे रहते हैं। पहले लोग ये इसी बड़े प्रोस्टेट के लिए चीरा लगा के वो करते थे, जो अब लेज़र से वो हम चीरा लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें ब्लीडिंग और वगैरह का भी रिस्क कम रहता है। और बाकी के हिसाब से आजकल के ज़माने में जिस तरह से चिकित्सा किया जा रहा है BPH का, वो जो लोग मतलब अभी भी BPH को लेके बहुत सारे लोगों में बहुत सारे मतलब अंधविश्वास छुपे हुए, कुछ लोग खुली तरह से बात नहीं कर सकते इसको लेके, कुछ लोग किसी के साथ इसको डिस्कशन नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए क्या वार्ता रहेगा, उनके परिवार के लिए क्या वार्ता रहेगा? किसी भी यदि पुरुषों में यदि ये समस्या है पेशाब की, तो इसमें छिपाने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है और बहुत लोगों को है। इसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, उनको अपनी समस्याएं बतानी चाहिए और बहुत सिंपल टेस्ट के बाद हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप इस प्रॉब्लम के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है, इसका इलाज है, दवाइयों से इलाज है, और यदि दवाई से नहीं ठीक होता है तो फिर सर्जरी है ऑप्शन। इसीलिए इसको छुपाने से या इसमें कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए और अपनी समस्याएं बतानी चाहिए। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, अभी ट्रीटेबल है और ऐसा कुछ नहीं है इसमें। कुछ लोगों में दिखाया जाता है कि साइकिलिंग करने का ज़्यादा रहता है, जो लोग एवरीडे साइकिलिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा साइकिलिंग करते हैं, उसके लिए इसके ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ता है? हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस यदि बहुत ज़्यादा साइकिलिंग करते हैं तो क्या है कि अपना जो पेरिनियम बोलते हैं, जो प्रेशर वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होने से ये पेशाब का प्रॉब्लम हो सकता है, जिसमें क्या उनको बार बार पेशाब लगना। तो उसमें क्या है कि अपने जो साइकिल करे वो अच्छा वो पैडेड होना चाहिए, ताकि वहाँ ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़े। बाकी लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग में थोड़ा ये प्रॉब्लम रहता है, उनको अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, यूरिन की प्रॉब्लम रहती है, बार बार पेशाब लगना। जो लोग दिखा जाता है कि बहुत सारे जगह में इंसान जो हाइजीनिक जो है वहाँ पे वो मेंटेन नहीं करते, बाथरूम में या फिर कहीं पे जाके खड़ा होके बाथरूम करना, जो इसके लिए भी कुछ इफ़ेक्ट होता है? हाइजीन तो बहुत ज़रूरी है, और यदि आप हाइजीन नहीं मेंटेन करते हो, आप जो बाथरूम यूज़ करते हो यदि वो गंदा है, तो उसमें बहुत चांस है कि आपको पेशाब का इन्फेक्शन हो सकता है। उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। वो पेशाब का इन्फेक्शन फिर प्रोस्टेट में भी आ जाता है, उसमें प्रोस्टेट का इन्फेक्शन होता है, प्रोस्टेटाइटिस। और प्रोस्टेटाइटिस की वजह से भी आपको बार बार पेशाब लगना, बार बार पेशाब रात में उठना, ये सारा जो सिम्टम्स है जो BPH में है, दैट वो पेशाब के इन्फेक्शन प्रोस्टेटाइटिस की वजह से भी हो सकता है। इसीलिए आपको बाथरूम जो भी आप यूज़ करो वो साफ़ होना चाहिए, नहीं तो आपको ये समस्या है पेशाब की उससे भी हो सकती है। এমন কিছু লক্ষণ থাকে যেগুলো কিন্তু বছর 50 পেরোনোর পর কখনোই হেলাফেলা করা উচিত নয়। আমরা ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে জানবো এবার সেটাই, যে এমন কী লক্ষণ রয়েছে যা 50 বছরের পর অনেক কিছু সমস্যা থাকে আমাদের শরীরের মধ্যে, যা আঁকড়ে বসে, জটিল আকার ধারণ করে 50 পেরিয়ে যাওয়ার পর। তাই এমন কী টেস্ট রয়েছে বা এমন কী আপনাকে সেগুলো প্রণালী রয়েছে যেগুলো আপনি আপনার দৈনন্দিন জীবনে উপযোগ করলে আপনার অনেক চান্সেস কম থেকে যায় এই সমস্ত রোগের থেকে, এরকম কিছু রয়েছে ডাক্তারবাবু? जब मान लीजिए कि हम लोग का जो डेली लाइफ में है, डेली लाइफ में ऐसा कुछ शेड्यूल है जो हम लोगों को एकदम रेगुलर करना ही चाहिए, और ऐसा 50 के ऊपर जो लोगों का एज है उन लोगों के साल में ये टेस्ट एकदम करवाना ही चाहिए, वो क्या क्या है थोड़ा हमको दर्शक को बताइए। पेशाब की यदि आप 50 ईयर्स के बाद यदि पेशाब में आपको दिक्कत है तो आपको कुछ सिंपल टेस्ट है, जिसे कंप्लीट ब्लड काउंट CBC बोलते हैं, यूरिया है, सीरम यूरिया टेस्ट है, सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट है, और USG सोनोग्राफी बोलते हैं, किडनी यूरेटर और ब्लैडर का
जिसमें आपको प्रोस्टेट का साइज़ वो सब भी हमको मालूम चलता है सोनोग्राफी कराने से। और एक सिंपल नॉन इन्वेजिव टेस्ट है यूरोफ्लोमेट्री, जिससे अपने को पेशाब का फ़्लो कैसा है, फ़्लो में रुकावट है या हमारा फ़्लो ख़राब है, वो भी हम यूरोफ्लोमेट्री टेस्ट से जान पाते हैं। और एक ब्लड टेस्ट जिसको हम टोटल पीएसए बोलते हैं, टोटल पीएसए से भी हमें प्रोस्टेट की जो समस्या है वो मालूम चलती है कि पीएसए हमारा क्या है, ये हमारा जो प्रॉब्लम है प्रोस्टेट में वो बेनाइन है या किसी कैंसर की वजह से हो रहा है ऐसा। ये सारे सिंपल टेस्ट हैं और ये सब जगह उपलब्ध है अभी सरकारी अस्पताल में, तो आप वहाँ पे भी करा सकते हैं। और कोई भी ऐसी पेशाब की समस्याएं हों तो आपको तुरंत यूरोलॉजिस्ट से दिखाना चाहिए इसके लिए। चाय या कॉफ़ी, कौन सा चीज़ ज़्यादा हानिकारक होता है इन सब ये बीपीएच के लिए? ऐसा बीपीएच के लिए ये हानिकारक नहीं है, लेकिन ये सारे ब्लैडर को इरिटेट करते हैं, ब्लैडर इरिटेंट्स हैं, तो उसके चलते आपको अर्जेंसी हो सकती है, बार बार पेशाब लगना हो सकता है। तो इसीलिए यदि आपको ये प्रॉब्लम है बीपीएच का तो इसको ये और बढ़ाएगी। चाय और कॉफ़ी यदि आप ज़्यादा मात्रा में पियोगे तो ये इसको बढ़ाएगी, तो आपको थोड़ा उसमें थोड़ा कम करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इनके कम करने से आपका ये ज़रूरी नहीं कि वो ठीक ही हो जाएगा। কিন্তু সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মাঝে মাঝে যেটা দেখা যায় যে আমাদের খাদ্য তালিকার মধ্যে যেমনটা আপনি কিছুক্ষণ আগে বলছিলেন যে গ্রিন খাবার हरे শাক जो सब्जी है उसको रखना चाहिए, সবুজ শাক সবজি রাখা প্রয়োজন এবং সারাদিনের মধ্যে জলটা কিন্তু আপনাদের ঠিকঠাক করে খেতে হবে। যেমনটা ডাক্তারবাবু বললেন, অনেক সময় শরীরের মধ্যে মানুষের যাদের খুব কঠিন শ্রম করতে হয়, बहुत हेवी वर्क करना पड़ता है कभी कभार, जो खनी मजदूर होता है, जो आपको कोयलांचल में काम करते हैं, कोल फील्ड में जो लोग काम करते हैं, जो लोग वर्कर होते हैं, जो ब्लास्टिंग में नीचे काम करते हैं, उन लोगों के लिए कुछ मतलब सजेशन ऐसा, उन लोगों को क्या चांसेस ज़्यादा रहता है, उन लोगों के ऊपर क्या कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट करता है? नहीं, कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट तो नहीं है कि आप कुछ हैवी काम करो तो उसके चलते आपको प्रोस्टेट में ज़्यादा होगी, क्योंकि ये समस्या उम्र के साथ होती है। क्योंकि एक उम्र के बाद वो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, आपका प्रोस्टेट का ग्लैंड साइज़ बढ़ता है, जिसमें मोस्टली वो डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बोलते हैं हार्मोन को, जो हार्मोन जो प्रोस्टेट के ग्लैंड की साइज़ को बढ़ाती है। ये सभी में कॉमन है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत हैवी वर्क करते हो तो आपको प्रोस्टेट का प्रॉब्लम होगा और आप कम काम करते हो तो आपको नहीं होगा। ये किसी में भी हो सकता है, एक उम्र होने के बाद 50 इयर्स के बाद सब में होने की चांसेस हैं इसमें। और ये प्रोस्टेट होने के बाद अगर ये पूरी तरह से ठीक अगर हो भी जाए तो फिर इसके आधारित पर शरीर में और कुछ मतलब एक्स्ट्रा इफेक्ट होता है कि पार्श्व प्रतिक्रिया जिसको हम लोग बंगाली में कहते हैं, कि अगर इसके साइड इफेक्ट कुछ और होता है क्या? नहीं, यदि आप इसको ठीक करते हैं, इसका सही टाइम पे इसका इलाज होता है तो इसमें कोई दूसरी प्रॉब्लम होने की नहीं है चांसेस। लेकिन यदि आप प्रोस्टेट की प्रॉब्लम को इग्नोर करते हो, जिसके चलते आपको बार बार ये प्रॉब्लम रहता है, तो उसमें क्या है, बाद में किडनी डैमेज होने का रिस्क रहता है, ब्लैडर में इन्फेक्शन होने का, पेशाब की नली में इन्फेक्शन होने का, जिसको हम रिकरेंट यूटीआई बोलते हैं, पेशाब की थैली में पथरी होती है, वो भी इसके चलते होते हैं। यदि आप इसको टाइमली नहीं ट्रीट करते हो तो ये सारा प्रॉब्लम हो सकता है आपको, क्योंकि अंदर पेशाब की थैली में यदि लंबे टाइम तक पेशाब जमा होगा, उसके चलते आपको उसमें स्टोन बनने का, पथरी बनने का रिस्क रहता है, और जिसके चलते किडनी भी डैमेज हो सकती है यदि बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग और बहुत समय से ये प्रॉब्लम है आपको। तो पहले से ज़्यादा क्या ये बढ़ गया है, अभी इसका पेशेंट ज़्यादा है? पहले से ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि अभी क्या है कि अभी लोगों के लाइफ वो बढ़ गई है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और लोगों में अवेयरनेस भी ज़्यादा है, तो हम इसको ज़्यादा अभी कॉमनली हम इसको डायग्नोस कर पा रहे हैं, क्योंकि लोगों का अभी ओल्डर एज ग्रुप में ज़्यादा लोग हैं, इसके चलते इंसिडेंस बढ़ी है। लेकिन और लोगों में अभी अवेयरनेस भी है, और अभी हमारा हेल्थ वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर भी है कि हम इस चीज़ को जल्दी अब डायग्नोस कर पा रहे हैं, तो इसीलिए वो थोड़ी अब कॉमनली हमें लोगों को पता चल रही है कि हमें ये प्रॉब्लम है।
पूरा दिन में डॉक्टर, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि पूरा दिन में कितने बार बाथरूम, मतलब जितना आप पानी पियोगे उतना आप बाथरूम जाओगे, पर ये नॉर्मल का कुछ ये है कि इतने बार होने से आपको ये नॉर्मल है, आप 7-8 बार जाते हो तो अब नॉर्मल है बाथरूम, अगर इससे ज़्यादा आप जाते हो मतलब 12-13 बार हो गया तो ये एबनॉर्मल है, ये ऐसा कुछ इसका पैरामीटर है? हाँ, दिन में 4-5 बार जा रहे हो तो वो सही है, लेकिन आप 12-15 बार 20 बार जाना पड़ रहा है दिन में पेशाब, रात में एक बार यदि आप उठते हो पेशाब करने के लिए वो नॉर्मल है, लेकिन एक से यदि आप ज़्यादा को उठना पड़ रहा है, 3 बार 4 बार उठना पड़ रहा है, आपका नींद डिस्टर्ब हो रहा है, आप सो नहीं पा रहे हो ठीक से, तो ये सारा मतलब कि इंडिकेट करता है कि आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, जिसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप उसको टाइमली उसको दिखाएं डॉक्टर को और उसके इलाज कराएं। क्योंकि आपका रात में यदि आप पूरी रात आप बस पेशाब करने के लिए उठते हो तो आपकी नींद भी डिस्टर्ब होती है, आप सो नहीं पाते हो, उसके चलते आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब होता है, आप नेक्स्ट डे भी थके हुए रहते हो, आप अपना काम नहीं सही से कर पाते हो। तो ये सारा इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए और इसको टाइमली आपको दिखाना चाहिए डॉक्टर को। कभी कभार कुछ लोग होता है जो हार्ट का टैबलेट लेते हैं, जो लोग बीपी के टैबलेट लेते हैं, कुछ ऐसा टैबलेट के लेने के कारण भी क्या हम लोगों को ज़्यादा पेशाब आना, ये भी इसके कारण भी हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कुछ और बीमारियां होने से भी आपको, जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट्स हो गए, कोई हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं, उनको भी वो क्या कहते हैं, ये प्रॉब्लम हो सकती है कि वो रात में बार बार पेशाब के लिए उठे। किसी और कारण से भी ये चीज़ हो सकता है कि आपको हार्ट फेलियर हो, किडनी ख़राब हो या आपको डायबिटीज़ हो, ये सारे भी कॉजेज़ हैं कि आपको बार बार पेशाब आए, रात में आप बार बार पेशाब उठें, पेशाब के लिए उठना पड़े। तो कभी कभार क्या ये भी कुछ एक साइड इफेक्ट में आता है डॉक्टर साहब के, आप जैसे बोल रहे हो कि बार बार पेशाब जाना, कभी कभार क्या होता है कुछ टाइम में एकदम यूरिन बंद ही हो जाता है, या फिर कभी कभार दिखा जाता है कि वो इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार यूरिन की जो थैली है उसमें इन्फेक्शन हो रहा है, उसके लिए? यदि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम बहुत समय से है और आप इसको इग्नोर करते हो तो कभी कभी हमारे ओपीडी में पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं डॉक्टर साहब कि पेशाब बंद हो गया है और उनका पेशाब रुक जाता है, फिर हम उनको नली डालना, कैथेटर डालना पड़ता है ताकि उनका पेशाब हो। ये सारे मतलब कि यदि आपका ये प्रॉब्लम है और आप पेशाब नहीं कर पा रहे हो, पेशाब रुक गया है, ये सारे इंडिकेटिव है कि अभी आपको इसमें प्रोस्टेट का, यदि प्रोस्टेट की वजह से आपका पेशाब रुक गया है तो उसके लिए फिर आपको उसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि आप बार बार पेशाब रुक जाना और ये सब समस्याएं इंडिकेट करती है कि अभी इस प्रोस्टेट के लिए आपको सर्जरी करानी चाहिए। खून भी आ सकता है क्या कभी कभार यूरिन से? खून, प्रोस्टेट के प्रॉब्लम से खून भी आ सकता है और कभी कभी तो लोगों को बहुत ज़्यादा खून भी आता है, जिसको ग्रॉस हेमेचुरिया बोलते हैं। यदि प्रोस्टेट की ग्लैंड बहुत बड़ी है, 80-100 ग्राम से भी ज़्यादा है, तो ये सब पेशेंट में पेशाब में खून भी आ सकता है और वो भी एक इंडिकेशन है कि इसमें सर्जरी ज़्यादा सही रहेगी, क्योंकि इतनी बड़ी ग्लैंड है, यदि आपको पेशाब आ रहा है, पेशाब में खून आ रहा है, हेमेचुरिया जिसको बोलते हैं, तो इसमें आपको सर्जरी कराना ज़्यादा सही रहेगा। मेटाबॉलिक सिस्टम, ये मतलब दिखा गया है, जो रिसर्च हुआ है, मेटाबॉलिक सिस्टम ज़्यादा होने से भी इसका प्रॉब्लम आता है। हाँ, मतलब कि लोग जिनको वज़न ज़्यादा है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल, लिपिड वगैरह ज़्यादा है, उनको बीपी है, डायबिटीज़ है, ये सारा कुछ को हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंदर आता है। ये सब कुछ एक मतलब कि बीपीएच के लिए एक रिस्क फैक्टर है। ये सब ये मरीज़ों में, क्योंकि उम्र 50-60 इयर्स के बाद ये सारी प्रॉब्लम सबको रहती है, क्योंकि बीपी ज़्यादा होना, डायबिटीज़ होना, वज़न बढ़ना, ओबेसिटी, तो ये सारा रिस्क फैक्टर है जो एसोसिएट है बीपीएच के मरीज़ों में। और कभी कभार ये जो बीपीएच के मरीज़ों में, जैसे आप बोल रहे हो, कुछ लोग होता है कि जैसे आप कुछ ही पहले बोल रहे थे कि इसको कैथेड्रल के द्वारा इसको नल घुसाया जाता है, या फिर मतलब यूरिन की जगह से, या फिर कभी कभार लैट्रिन की जगह से इसको नाली फिट किया जाता है, तो उसके लिए लोग डर जाते हैं कभी कभार कि इसमें बहुत ज़्यादा कष्टदायक है। इसके अलावा विकल्प कुछ रास्ता है कि हम लोग इसको इंडिकेट कर सकते हैं, इसका निरामय कर सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं? यदि आपका पेशाब रुक जाता है, आप पेशाब नहीं कर पाते हो और ब्लैडर पूरा भर जाता है पेशाब से, तो उस कंडीशन में यदि ये प्रॉब्लम आपको प्रोस्टेट की वजह से है कि आपका प्रोस्टेट ग्लैंड बहुत बड़ा है और पेशाब रुक गया है, तो उस टाइम में ये एक इमरजेंसी कंडीशन है और उस टाइम में सबसे सिंपल जो सॉल्यूशन है इसका, उसमें है कि पेशाब के रास्ते आपको एक कैथेटर डाल दे
नली डाल दें, ताकि आपका जो अभी जो पेशाब की प्रॉब्लम है वो अभी टेम्परेरी रिलीफ हो, और फिर बाद में हम सारे टेस्ट और वो सारे रिपोर्ट्स करा के फिर हम लोग उस प्रोस्टेट के जो प्रॉब्लम की वजह से आपका पेशाब रुक गया है उसके लिए हम सर्जरी करेंगे। और सर्जरी होने के बाद 2-3 दिन के बाद आदमी कैथेटर फ्री हो जाता है। मैक्सिमम 2 से 3 दिन कैथेटर रहता है मरीजों में ऑपरेशन के बाद, उसके बाद हम कैथेटर निकाल देते हैं, फिर वो नॉर्मल जैसे पहले पेशाब करता था वैसे करता है। तो जिन लोगों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, बीपीएच है, उन लोगों को क्या रेड मीट एकदम से बंद कर देना चाहिए? नहीं, एकदम से नहीं, लेकिन कम लेना चाहिए, क्योंकि वो सब भी क्या कहते हैं रिस्क फैक्टर में आता है। यदि आप ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा खाते हैं, तो उसमें चांसेस है वो उसके होने के। और बाकी के हिसाब से यदि अगर देखा जाए, जैसे हम लोग कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को ये बीपीएच में बहुत सारा मतलब अंधविश्वास छुपा रहता है, उन लोगों को बोलने में कुछ प्रॉब्लम होता है। बीपीएच का जो नॉर्मल जो प्राथमिक चिकित्सा है वो भी आपने अभी तक बताया, हम मेरे दर्शक को सबने सुना कि किस तरह से बीपीएच का चिकित्सा हो सकता है। पर लोग कभी कभार क्या होता है कि इस चीज़ को लेकर डर रखते हैं उन लोगों को कि अगर हम इसका चिकित्सा करने जाएंगे कि कोई और रोग आके हमको पकड़ लेगा, या फिर इसके साइड इफेक्ट से कोई और लोग आके देख लेगा। कभी कभार क्या होता है कि लोगों को बाल उठ जाता है, लोगों को दृष्टि में देखने में मतलब आई का प्रॉब्लम होता है, आंख का प्रॉब्लम होता है, दूर का चीज़ देखने में प्रॉब्लम होता है। ये सब के लिए भी लोग बीपीएच को कभी कभार दोषारोप करते हैं, या फिर इसको लेके भी अंधविश्वास रहता है। इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, यदि आपको पेशाब में प्रॉब्लम है और यदि वो बीपीएच की वजह से है तो आपको यूरोलॉजिस्ट से दिखाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आपको बीपीएच की प्रॉब्लम है तो उससे कोई और प्रॉब्लम होगी, कि बाल का प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम होगी। जो आपको अभी के कंडीशन में यदि आपको पेशाब में दिक्कत है, पेशाब की समस्या है, तो आपको यूरोलॉजिस्ट से दिखानी चाहिए और उनको अपनी प्रॉब्लम बतानी चाहिए। इसको छुपाने से या इसको टालने से आपकी समस्या और बढ़ती है और आप बाद में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो सारे क्या होता है कि बाद में अभी आपका पेशाब धीरे धीरे आ रहा है, बाद में क्या होता है वो पेशाब रुक जाता है या पेशाब में खून आना शुरू हो जाता है, पेशाब की थैली में पत्थरी हो जाती है। ये सारा प्रोस्टेट की वजह से होता है, प्रोस्टेट की ग्लैंड में जो उनकी साइज में जो वृद्धि होती है उसकी वजह से। तो इसीलिए आप यदि इनको इग्नोर करोगे और ऐसा सोचोगे कि हमें इससे अभी ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इससे कोई दिक्कत नहीं है, तो इससे और बाद में इससे बड़ी समस्या होने का रिस्क रहता है। जो हम लोग का जो थली होता है, पेशाब का थली, कभी कभार उसमें जैसा आप बोल रहे हो फ्लो ज़्यादा ठीक तरह से नहीं रहता है, तो उसके लिए कुछ दवाई ऐसा है कि अल्फा ब्लॉकर्स, ये क्या है? ये अल्फा ब्लॉकर्स जिसको हम टैमसोलोसिन बोलते हैं दवाई, जेनरिक नेम, तो उसमें क्या होता है कि वो जो टोन रहता है मसल का वो उसको करता है इम्प्रूव, जिसके चलते आपका फ्लो अच्छा होता है। जो वो टोन रिड्यूस रहता है ना उसको इम्प्रूव करते हैं, उसके चलते आपका फ्लो इंक्रीज करता है, उसके चलते अल्फ़ा ब्लॉकर से। और अल्फ़ा ब्लॉकर के साथ हम लोग कभी कभी ड्यूटास्टेरॉइड दवाई भी कॉम्बिनेशन में देते हैं, जब जिसमें क्या है कि प्रोस्टेट की ग्लैंड बड़ी हो, 40 ग्राम से ज़्यादा हो, तो ड्यूटास्टेरॉइड दवाई भी देते हैं अल्फ़ा ब्लॉकर के साथ। तो वो क्या करती है कि लंबे टाइम तक आप 6 महीने साल भर से यदि वो दवाई खा रहे हो तो चांसेस है कि वो ड्यूटास्टेरॉइड दवाई उसको ग्लैंड को थोड़ा छोटा करेगी। 100% तो नहीं है, लेकिन चांसेस है कि उसको साइज़ को थोड़ा डिक्रीज़ करेगी वो, लेकिन वो लंबे टाइम के लिए खाना पड़ता है, 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक। लेकिन इमीडिएट रिलीफ के लिए आपको अल्फ़ा ब्लॉकर स्टार्ट करते हैं, जो आपको 2 to 7 डेज़ में दवाई खाने के 2 से 7 दिन के बाद आपको सिम्टोमेटिक जो समस्या है वो रिलीफ मिलता है उसमें। रेजम वाटर वेपर थेरेपी, ये क्या होता है? रेजम वाटर वेपर है क्या कि वो अभी ये नया मोडेलिटी है जिसमें वाटर वेपर को से वो अंदर से जो ग्लैंड है उसको वो कर देती है, जला देती है, जिससे जो प्रोस्टेट की जो जिस ग्लैंड जिसकी वजह से जो पेशाब में रुकावट है वो प्रोस्टेट की ग्लैंड को जला देती है वाटर वेपर से। रेजम थेरेपी बोलते हैं इसको। कभी आज जैसे कुछ देर पहले आप डॉक्टर को बोल रहे थे कि लेज़र थेरेपी से एकदम आपको ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है, जहाँ पे कुछ आपको काटा छेड़ा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता, तो वो किस तरह से होता है? यदि आपका प्रोस्टेट का ग्लैंड 80 ग्राम्स या अभी तो किसी में भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली 80 to 100 ग्राम्स रहता है, जिसके लिए पहले लोग चीरा लगा के प्रोस्टेट को ऑपरेशन करते थे। वो अभी लेज़र से आप वो कर सकते हैं, जिसमें आप पूरा वो ग्लैंड, वो जो बड़ा सा प्रोस्टेट का ग्लैंड है वो निकाल सकते हैं, और फिर उसमें ब्लीडिंग होने का भी रिस्क कम है
और पोस्ट ऑपरेटिव कोई भी ऐसी समस्या होने का भी रिस्क कम है, जो पहले ओपन सर्जरी में ज़्यादा थी वो लेज़र और इसमें अभी कम हो गई है। ये BPH और कैंसर ये दोनों ही एक साथ किसी के अगर शरीर में रहता है तो ये भी क्या पॉसिबल है कि नॉर्मल भी है और कैंसर में भी है? प्रोस्टेट क्या है कि BPH प्रोस्टेट ग्लैंड में भी अलग अलग जोन है, जो उनका जो जिसमें जो अंदर का जो भाग है प्रोस्टेट का, जो पेशाब की नली के पास है, जिसको हम ट्रांजिशनल जोन बोलते हैं, वहाँ पे ये प्रॉब्लम समस्या होती है। बेनाइन जो BPH है और उसका जो प्रोस्टेट ग्लैंड का जो पेरीफेरी है, जो दूर का हिस्सा है, उसमें कैंसर होने का समस्या है। ऐसा हो सकता है कि एक ही मरीज़ में BPH भी हो और उसको कैंसर भी हो सकता है, लेकिन वो सब के कैंसर के लिए हमें फिर आगे कुछ टेस्ट करानी पड़ेगी, जैसे MRI टेस्ट हो गया, बायोप्सी जो हो गया, ट्रांसरेक्टल प्रोस्टेट बायोप्सी, जिसमें हमें कंफर्मेटरी पता चलेगा कि उनको कैंसर है कि नहीं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कभी कभार इस कारण से भी, BPH के कारण से भी होता है क्या? नहीं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और BPH का तो कोई रिलेशन ऐसा है नहीं कि BPH की वजह से पेशेंट को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होगा, लेकिन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मोस्टली ओल्डर एज में, जैसे 50-60 इयर्स के बाद होता है, जिसमें और भी कारण है, जैसे उनको और भी बीमारियां रहती हैं जिसके चलते उनको, जैसे पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ हो गया, उनका नसों में खून का फ्लो कम है, तो उस सब के चलते इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। लेकिन BPH से उनका कोई ऐसा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि BPH हो रहा है तो आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होगा। एकदम लास्ट मेरा जो क्वेश्चन है डॉक्टर, वो आपके पास, जो आप दर्शकों को बताइए कि क्या क्या दर्शकों को करना चाहिए, मस्ट टू मस्ट करना चाहिए आफ्टर 50 के बाद, और आफ्टर 50 से ऐसा नहीं कि आफ्टर 50 के बाद, जैसे आप बोले कि 50 के से पहले भी कभी कभार होता है, तो कौन सा चीज़ हम लोग को, दर्शक को ये रेगुलर फॉलो करना चाहिए, कौन सा खाना रेगुलर खाना चाहिए, और मस्ट क्या क्या टेस्ट करना चाहिए, ये 3 आप पॉइंट बता दीजिए हम लोग को, दर्शक को। यही मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपको। प्रोस्टेट की यदि प्रॉब्लम है आपको और बार बार पेशाब जाना पड़ता है, पेशाब का फ्लो आपका पहले से कम है, रात में उठना पड़ता है, तो अब इसके लिए यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए और जो भी टेस्ट है वो करानी चाहिए, जिसमें सिंपल ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी और पेशाब की धार की रिपोर्ट यूरोफ्लोमेट्री में और PSA टेस्ट से अपने को मालूम चलता है। और 50 साल के बाद आपको टोटल PSA टेस्ट हर साल कराना चाहिए। एक वो स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसमें आपको प्रोस्टेट कैंसर यदि होगा तो आपको बहुत अर्ली हम उसको डायग्नोस कर पाएंगे। टोटल PSA टेस्ट एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जो 50 इयर्स के बाद हर पुरुषों को करानी चाहिए, जो ज़रूरी है। और यदि पेशाब का प्रॉब्लम है तो उसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, टालना नहीं चाहिए और उसको आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए उसके लिए। बेश, আমরা আজকে আলোচনা করলাম প্রোস্টেটের গ্রন্থি বৃদ্ধি বা BPH নিয়ে। আপনাদেরকে প্রথমেই যেটা জানিয়ে রাখি যে এটা হচ্ছে মানেই যে আপনার ক্যান্সারের সম্ভাবনা তা নয়, একদম ভুল ধারণা। কিন্তু হ্যাঁ, যদি আপনারা এটার প্রাথমিক স্টেজে চিকিৎসা করান তাহলে কিন্তু রোগটা জটিল আকার ধারণ করা থেকে বাঁচতে পারে এবং আপনারা নিজেদেরকে সুস্থ রাখতে পারেন। পাশাপাশি পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া থেকে শুরু করে অন্যান্য সমস্যা যেগুলো আপনাদের মনে ভুল ধারণা ছিল, ডাক্তারবাবু ছিল সব আজকে আপনাদের এই অনুষ্ঠান থেকে দূরে করে দিয়েছেন। তাই সুস্থ থাকুন এবং যে কোনো সমস্যা থাকলে সেটাকে প্রাথমিক স্টেজেই নিরাময় করার চেষ্টা করুন। আমাদের সঙ্গে এতক্ষণ ধরে ছিলেন হেলথ ওয়ার্ল্ড হাসপাতাল আসানসোলের ইউরোলজি চিকিৎসক ডক্টর অভিষেক ঝা। অভিষেকবাবু, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার জন্য। আমাদের দর্শকদেরকেও জানিয়ে রাখি আগামী সপ্তাহে আবারও ঠিক এরকম কোনো কিছু একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আমরা হাজির হয়ে যাব আপনাদের কাছে। ততক্ষণের জন্য ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন আর দেখতে থাকুন এক্সপ্রেস নিউজ। এ হলো ডেডলাইন কমিউনিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, আর আপনারা দেখছেন এক্সপ্রেস নিউজ। খবর নেয়, খবর দেয়।